नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि नायब सदर जमहूरिया हिंद यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इंतखाबात हैं उसके लिए रायदही का सिलसिला जारी है। और बताया ये था है कि सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना वोट इस्तेमाल किया और उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे अहम कायदीन ने अपने वोट इस्तेमाल कर लिए हैं। और वाज़ेह रहे कि किस तरह ये मुकाबला यकीनी हो गया था, क्योंकि जो एनडीए के नॉमिनी थे या एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो है सीपी राधाकृष्णन, और उनके मुकाबले में इंडिया ब्लॉक ने एक मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारा है और उन्हें माशरे में, हिंदुस्तानी माशरे में इज़्ज़त वो इकराम की निगाह से देखा जाता है। मेरी मुराद है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहाँ तक तेलुगु जमातों का सवाल है, तेलुगु रियासतों के पार्टीज़ का सवाल है, मिसाल के तौर पर जगन की वाईएसआरसीपी की बात करते हैं या फिर बीआरएस की बात करते हैं, तो इन दोनों जमातों ने यानी रायदही में हिस्सा लेने से गुरेज करने का ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कई ऐसी जमातें हैं जिन्होंने जेडीयू की बात करते हैं तो उसने भी बाइकाट तो नहीं किया लेकिन गैर हाजिर रहने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि आप गैर हाजिर रहते हुए इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ इंडिया अलायंस के उम्मीदवार की तायद कर रहे हैं बिलवास्ता। तो बहरहाल, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने वोट का इस्तेमाल किया। वो कई मरकज़ी वज़रा के साथ पहुँचे और आपको बता दें कि ये जो वोटिंग हो रही है रूम नंबर 101 वसूधा यानी पार्लियामेंट के अहाते में, पार्लियामेंट में वाक़ रूम नंबर 101 में ये वोटिंग का सिलसिला जारी है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बताना ज़रूरी है कि जगदीप धनकर जो बीजेपी के कायद थे, समझिए है नहीं, इसलिए कि उन्हें बड़ी बेइज्जती के साथ इंतहाई जलील करते हुए निकाला गया है। ये सारी दुनिया जानती है, अपोजिशन कायदीन भी ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, लेकिन हम तो इस तरह के इल्ज़ाम आयद नहीं करते। लेकिन उन्हें जिस तरह रुस्वा किया गया वो बहुत बुरी बात है, क्योंकि सीनियर कायदीन को इस तरह रुस्वा करके नहीं निकाला जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे सतपाल मलिक, उनको भी किसी तरह बीजेपी ने बेइज्जत किया, आप अच्छी तरह जानते हैं। अब तो उनका देहांत हो चुका है। बाद में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुल्क को और बीजेपी सारे हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद कर रही है। और फिर वही हशर हुआ है जगदीप धनकर का, और अब बेचारे कहाँ हैं ये भी किसी को पता नहीं है। एक दौर ऐसा भी था, यानी ओहदे नायब सदर जुमहूरिया पर फायद रहते हुए उन्होंने बीजेपी के लीडर की तरह काम किया, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका नतीजा ये निकला कि वो खुद जलील व ख्वार हो गए। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब के और पूछते हैं, सज्जाद साहब आप अगर देखें वहाँ पर इलेक्ट्रल जो कॉलेज है 788 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें 245 जो है वो राज्यसभा के और 543 लोकसभा के हैं। लेकिन राज्यसभा की 6 नशस्तें मखलूआ हैं, जबकि लोकसभा की 1 नशस्त खाली है। ऐसे में जो इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की तादाद है वो 781 हो जाती है। तो आप समझते हैं कि इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार कुछ ज़ायद वोट हासिल कर सकेगा? देखिए, जैसा कि इंडिया ब्लॉक का कहना है कि कांटे की टक्कर है जी और हाँ, हम जीत जाएंगे। सुदर्शन रेड्डी ने भी जो है आज जो है इलेक्शन के मौके पे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम जीत जाएंगे। तो ये इससे ये साफ जाहिर होता है कि एक बड़ा हल्का जो है इंडिया ब्लॉक का इस इलेक्शन में जो है सुदर्शन रेड्डी के साथ है। और यकीनन जैसा कि कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ पे एक जो अहम जो मसला हो गया है वो अकाली दल, बीजेडी और बीआरएस, ये 3 पार्टियों का गैर हाजिर रहना एक मसला बन गया है। अब देखिए, 3 पार्टियों के गैर हाजिर रहने के बाद वोटों की तादाद भी कम हो जाती है। जैसा कि आपने कहा कि 781 वोट्स हैं, तो अब ये 3 पार्टियों के गैर हाजिर रहने से जाहिर सी बात है कि जो है वोटों की तादाद कम हो जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिज़ल्ट का क्या जो है फ़ैसला आता है, ये अहम बात है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 291
391 391 जी हाँ, जी हाँ। सीट जो वोट जो हासिल कर लेगा उसकी कामयाबी यकीनी है। और सुदर्शन रेड्डी का एक कहना है कि मैंने ज़मीर की आवाज़ पे वोट देने के लिए तमाम अरकान पार्लिमान से मैंने मुलाकात की है, उनसे बात की है। और इंडिया ब्लॉक तो अपनी जानिब है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो इत्तेहादी पार्टियां हैं जिनका जो है ना इंडिया ब्लॉक से कोई ताल्लुक है ना इंडिया से कोई ताल्लुक है। अब जैसे अकाली दल की हम बात करें तो माजी में ये इंडिया का हिस्सा थी, लेकिन किसानों की खिलाफ एक कानून बना था पार्लियामेंट में, तो उन्होंने जो है एनडीए से अलायदगी इख्तियार कर ली थी। तो इसी तरीके से देखिए बीजेडी तो जो है कभी भी एनडीए का हिस्सा नहीं रही है। बीजेडी माजी में कांग्रेस के साथ जो है हमेशा इत्तेहाद करती रही है। नवीन पटनायक की ये जमात है और ओडिशा में जो है नवीन पटनायक की इस जमात को ख़त्म करने में बीजेपी ने कोई कमी नहीं की थी। तो उसके बावजूद अगर बीजेडी जो है इन इलेक्शन से अलायदगी इख्तियार करती है और अपने अरकान को वोट देने से मना करती है, तो ये एक जो है ताज्जुब की बात है। और बीआरएस की भी अगर हम बात करें तो कविता को जेल में डाला गया था, तिहाड़ जेल में उन्होंने कई महीने जो है तिहाड़ जेल में उन्होंने गुजारे थे। दिल्ली लिकर केस में उन्हें जो है हिरासत में लिया गया था। तो उस वक्त केसीआर ने जो बीआरएस के सरबराह हैं बीजेपी की कड़ी तनकीद की थी और कहा था कि जानबूझ के जो है उन्हें निशाना बनाया गया है। उसके बावजूद आज वो जो है इलेक्शन से गैर हाजिर रहते हैं। तो ये जो है क्या डिप्लोमेसी है, बात समझ से बाहर है। अगर बीजेडी, बीआरएस और जो है वाईएसआरसीपी, अकाली दल और वाईएसआरसीपी के बारे में अभी कोई पता नहीं चला है कि वो किसके फेवर में जा रहे हैं। इंडिया की टाइट करने के लिए बिल्कुल। तो ये देखने वाली बात ये है, अगर ये तीन जमातें बीआरएस, बीजेडी, ये अगर जो है फेवर कर देते हैं तो शायद जो है पूरे यकीन हो जाता कि जो है एनडीए का उम्मीदवार हार जाएगा। लेकिन एक बात तो है कि जो है टक्कर कांटे की है। आंकड़े जो है बता रहे हैं कि दोनों का मामला जो है 19-20 जा रहा है। तो बहरहाल 19-20 के हाई कोर्ट की बात है। जी हाँ, जी हाँ। दोनों के बीच एक वोट का मुकाबला है, हम कह सकते हैं। तो बहरहाल 6 बजे जो है काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। 6 बजे तक वोटिंग का टाइम है, 6 बजे के बाद काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। तो काउंटिंग के सिलसिले में ही इब्तिदाई में जाहिर सी बात है बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं है, यकीनन ये हाई प्रोफाइल इलेक्शन है। यकीनन ये जो है एक तारीखी नौयत भी इख्तियार कर गया है, क्योंकि जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफ़ा के बाद एक बेचैनी जो है पैदा हो गई थी अपोजिशन जमातों में। और जब बीजेपी ने एनडीए के लिए ऐसे उम्मीदवार को जो है सीपी सुदर्शन के नाम पे एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, गालिबन सीपी राधाकृष्णन, राधाकृष्णन ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा था जो आरएसएस के परवरदा थे, जिनकी जड़ें आरएसएस में थी, जिनकी स्कूलिंग आरएसएस में हुई थी, जो बचपन से लेके अब तक जो है आरएसएस से जुड़े रहे हैं और उनके नज़रियात पूरी तरीके से आरएसएस से जो है हम आहंग हैं, बल्कि आरएसएस के नज़रियात हैं। तो उस वक्त इंडिया ब्लॉक ने अपना उम्मीदवार, देखिए जैसे ही जो है राधाकृष्णन के नाम का ऐलान हुआ था, जो मतलब एक जो बीजेपी में जो है एक मोतदिल चेहरा जो नज़र आते हैं राजनाथ सिंह, उनको भेजा गया था अपोजिशन के पास। वो आए थे राहुल गांधी के पास, खड़गे के पास, लालू प्रसाद यादव के पास, अखिलेश यादव के पास और दीगर तमाम जो है अपोजिशन जमातों से उन्होंने रब्ता किया था, बात की थी और कोशिश ये की गई थी कि ये इंतखाब जो है बिला मुकाबला जो है ये इंतखाब को बिला मुकाबला किया जाए। मतलब एक है बिला मुकाबला इंतखाब का जो है कोशिश की गई थी। लेकिन उनसे मुलाकात के एक दिन बाद इंडिया ब्लॉक ने जो है अपने उम्मीदवार का ऐलान किया और कहा कि ये लड़ाई जो है ये कोई सियासी लड़ाई नहीं है, ये नज़रियात की लड़ाई है और इस नज़रियात की लड़ाई में आइन को ख़तरा है। जी जी। उन्होंने कहा कि यहाँ जो नज़रियात हमारे सामने आ रहे हैं
बीजेपी या आरएसएस के, जी जी ये आइन को नहीं मानते हैं नज़रियात। मतलब एक है, ये चाहते हैं कि मुल्क का आइन बदल दिया जाए, हिंदुत्व की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई आइन की है, ये लड़ाई जमहूरियत की है, ये लड़ाई सेक्युलरिज्म की है, ये लड़ाई इस मुल्क के अवाम की है। तो ऐसे में हम बीजेपी के या फिर जो है एनडीए के उम्मीदवार को हिमायत नहीं कर सकते, इसलिए हमने सुदर्शन रेड्डी का जो है नाम का ऐलान किया, जस्टिस सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया है। तो बहरहाल जो है लड़ाई अब जो है नज़रियात की हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस लड़ाई में जो है कौन जीतता है कौन हारता है। देखिए बीजेपी जो है इलेक्शनों में जीतने की जो अटप मतलब रियासत वो कहा जाता है कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है, कैसे जो है इलेक्शन के जो है हालात उसको फार्मूले मालूम है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को कैसे मैनेज किया जाता है, धांधलियाँ कैसे की जाती हैं, वोटिंग मशीनें कहाँ से कहाँ पहुँचती हैं। तो बहरहाल ये जो है आम इलेक्शन में बीजेपी का वतीरा बन गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस इलेक्शन में कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं होगी। एक बात तो ये कि क्रॉस वोटिंग तो नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि जो है कौन अक्सरियत हासिल करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब का सवाल है, इलेक्शन का सवाल है, वोटिंग का सिलसिला जारी है और 6 बजे ये वोटिंग ख़त्म हो जाएगी। 6 बजे के बाद से गिनती शुरू होगी और 5 बजे वोटिंग ख़त्म होगी और 6 बजे से गिनती शुरू होगी और रात में ही ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन फातेह है कौन विनर है। तो बहरहाल जहाँ तक उम्मीदवारों का सवाल है, जैसा कि सज्जाद साहब ने भी आपको बताया है कि सीपी राधाकृष्णन ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं, यानी एनडीए के उम्मीदवार हैं। और आपको ये बता दूं कि इनका आरएसएस से बचपन से ही ताल्लुक़ रहा है, 16 साल की उम्र से ये आरएसएस से वाबस्ता रहे। इन्हें तमिलनाडु का मोदी कहा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमिलनाडु का मोदी ने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के बारे में बहुत ही गलत तासुर पाया जाता है। उनकी जो छवि है इस कदर मुतासिर है, ख़ास पर गुजरात फसादात को लेकर, अगरचे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते कि उन्हें क्लीन चिट दी जानी चाहिए थी। तो बहरहाल उनका मुकाबला हो रहा है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। और आपको ये बता दूं कि ये जो लड़ाई है, ये जो जंग है, ये नज़रियात की जंग है, ये नज़रियात की लड़ाई है, ये सेकुलरिज्म बमुकाबिला फ़िरका परस्ती यानी कम्युनलिज्म की लड़ाई है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आरएसएस वर्सेस यानी ये गांधी की लड़ाई है, ऐसा लगता है। क्योंकि अंदाज़ा कीजिए कि जिस अंदाज में आरएसएस के एक यानी कार्यकर्ता को और एक अहम लीडर को उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें पहले तो बीजेपी में अहम ओहदे दिए गए, फिर उसके बाद महाराष्ट्र का गवर्नर भी मुकर्रर किया गया, खुद तेलंगाना के भी कुछ दिनों के लिए वो गवर्नर थे आर्जी तौर पर। तो बहरहाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है और यही कहा जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन की जीत यकीनी दिखाई देती है, इसलिए कि जिस अंदाज में आप देखेंगे कि यानी चंद्रबाबू नायडू ने या फिर वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी ने और फिर हमारे बीआरएस के केसीआर ने तेलुगु प्राइड के साथ समझौता किया है, कंप्रोमाइज़ कर लिया है और तेलुगु प्राइड उनको अब नज़र नहीं आता। और इन तमाम ने, एक तो चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया है और जगन मोहन रेड्डी ने बबांग दहल और वाज़ेह तौर पर यह कहा कि वो एनडीए उम्मीदवार की तायद करते हैं। और पता नहीं ये डर है या खौफ है या केसेस है जो चल रहे हैं इन लोगों के खिलाफ, उसकी वजह से इन लोगों ने मजबूरन ये काम किया है। लेकिन बीआरएस का भी देखेंगे तो यही हाल नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं खौफ पोशीदा दिखाई देता है। और जगन मोहन रेड्डी के बारे में भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पर भी खौफ तारी है, जिसके नतीजे में वो एनडीए उम्मीदवार की तायीद पर मजबूर हुए हैं। इसी तरह अगर आप देखें चंद्रबाबू नायडू, उनके खिलाफ भी केसेस दर्ज किए गए थे, मुकदमात भी चले थे, वो जेल भी गए थे। और अब अगर कुछ वो हाँ या ना करते तो फिर उनके लिए परेशानियां खड़ी हो जाती, इसलिए उन्होंने तेलुगु और ये ज़बान से जो उनकी मोहब्बत है उसको इजी ले लिया और तेलुगु प्राइड को एक कूड़ेदान में फेंक दिया, जिसके नतीजे में अब वो बीजेपी की तायद करने पर मजबूर हुए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जीत किसी की भी हो, लेकिन मुकाबला जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को लाकर जो किया गया है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक सेक्युलर मुल्क है और गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखने वाला मुल्क है, इंसानियत पे यकीन रखने वाला मुल्क है। और तब कहीं जाकर ये मुकाबला फ़िरका परस्तों के साथ किया जा सकता है। तो बहरहाल ये एक अहम खबर रही है। लेकिन आपको बता दूं, दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया वोटिंग के दौरान जब 92 साल साबिक़ वज़ीर आज़म देवे गौड़ा पहुँचे
और वो व्हील चेयर पर आए। अब सबसे बड़ी उम्र के वही वोटर हैं वहाँ पर। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि हालिया अर्से के दौरान उनके पोते के साथ जो कुछ हुआ, यानी पोते ने जो कुछ किया, उसकी बदआमालियाँ मंजर आम पर आई। उसने जिस तरह औरतों के साथ अपना मुंह काला किया, उसके वीडियोस मंजर आम पर आए और उससे अदालत ने सज़ा भी सुना दी है। उसके बाद ये बेचारे व्हील चेयर पर आए हैं। तो एक दादा के लिए बहुत बड़ा सदमा होता है कि उसका पोता एक ऐसा जुर्म करे और छुपा भी ना सके। तो बहरहाल ये एक तो बात रही, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा लगता है कि वो भी छूट जाएगा जिस तरह दूसरे जो दागदार लीडर्स थे वो छूट गए हैं। उन्हें मशीन में डाला जाता है और जैसे ही मशीन में डाला जाता है, मैंने कह रहा हूँ, ये ममता बनर्जी कहती हैं, तो वॉशिंग मशीन है इनके पास, इसमें डालते हैं और जैसे ही डालते हैं दामन पे जो धब्बे होते हैं वो निकल जाते हैं। आप अंदाजा कीजिए, दामन पे भी रहिए या कहीं पर भी धब्बे रहने दीजिए, वो निकल जाते हैं। तो यानी करप्शन नजर नहीं आता। हिमंता बिस्वा शर्मा आज मुसलमानों को सता रहा है और मुसलमानों के ताल्लुक से इंतहाई यानी गलत बयानी से काम लेता है और शरपसंदी करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वादे तौर पर कहा है कि जो कोई शरपसंदी करेगा, चाहे वो किसी ओहदे पर फायज क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन वो बकवास करते रहता है एक अहम ओहदे पर रहने के बावजूद भी। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसे बीजेपी की इस वॉशिंग मशीन में इस तरह डाला गया, उसके जिस्म पर, उसके दामन पर, उसके जिस यानी किसी भी हिस्से पर जो धब्बे थे, दाग थे, वो तमाम धुल गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी किरण जो है, आपने देवगौड़ा से शुरू करके जो है देवगौड़ा के पोते की जो है जी 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 बदआमालियों का जो है तस्करा किया है यहाँ पे। यकीनन आपने जो बात सही कही है कि उसको जमानत भी मिल गई है और एक केस चलता रहेगा 10 साल 20 साल 50 साल 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएगा और फिर क्लीन चिट मिल जाएगी, ख़त्म। आपको सबूतों के आधार पे शवाहिद नहीं मिलेंगे, सबूत नहीं मिलेंगे, सारी चीज़ें जो है ख़त्म कर दी जाएंगी। देवेगौड़ा का पोता ने जिस अंदाज में दूसरे खवातीन के साथ अपना मुंह काला किया, अगर वही मुंह इन जो सियासी पॉलिटिकल लीडर्स है उनकी बेटियों के साथ, उनकी माओं के साथ, उनकी बहनों के साथ अगर कोई करता तो इनका दिल क्या कहता? ये तो सोचने की बात है ना भाई। ये तो सरेआम कत्ल करवा देते, कत्ल करवा देते। तो यकीनन जो है अपना जो है पोते की बात आई तो उसको बचाने के लिए पहले तो उसको मुल्क से बाहर कर दिया गया था, फिर जो है बहुत दिनों बाद जो है उसको लाया गया और फिर जो है उसके बाद केस दर्ज हुआ। फिर उससे कहा गया कि तुम जो है सरेंडर करो, मामला जो है कोर्ट में जाएगा तो सफाई तो हो जाएगी। तो बहरहाल जो है ये तो जो है देवगौड़ा की बात है। जैसा कि यकीनन ये जो हो रहा है ये बड़ा अफसोसनाक है। करप्शन जो है इस मुल्क में जो फैला हुआ है और बीजेपी जो खुलेआम जो है करप्शन की सर पर, देखिए करप्शन हुकूमतें जो गिराता है, जी हाँ, जो है पार्टियों को तोड़ता है। आप देखिए कर्नाटक में कैसे जो है हुकूमत को गिराया गया, मध्य प्रदेश में कैसे हुकूमत को गिराया गया, महाराष्ट्र में कैसे जो है गोवा में कैसे गिराया गया, महाराष्ट्र में कैसे गिराया गया, किस तरीके से गवर्नरों का इस्तेमाल किया गया, गवर्नर के आईनी ओहदे को किस तरीके से पामाल किया गया। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो जो है हैरत भी होती है, अफसोस भी होता है और इस बात पे गुस्सा भी आता है कि वो जो नेशनल मीडिया अपने आप को कभी कहलाता था वो कैसे जो है गोदी मीडिया हो गया है, कैसे जो है वो सपोर्ट करता है वज़ीर आज़म की, मोदी की, उनकी पार्टियों की, और ये जो हालात होते हैं उनको जस्टिफाई करने की वो कैसे कोशिश करता है। ये बहुत ताज्जुब होता है, अफसोस भी होता है। मीडिया जमहूरियत का तीसरा सुतून होने के बावजूद अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के मामले में जो गफलत कर रहा है, यकीनन वो जो गफलत है वो उसकी गफलत नहीं है। उसने जिस तरीके से सच्चाई को नहीं दिखाया, हुकूमत को जो है उसकी गलतियों से पे इंतबा नहीं दिया, हुकूमत को आईना नहीं दिखाया, तो फिर इसका मतलब है कि उसने जो है आवाम को धोखा दिया है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी, हिंदुस्तान की तबाही व बर्बादी की तारीख लिखी जाएगी और यहाँ पर फ़िरका परस्ती की तारीख लिखी जाएगी, तो आप याद रखिए तारीख़ लिखेगी, मौरिख़ीन लिखेंगे कि इसमें गोदी मीडिया का अहम किरदार रहा है, मानदाना किरदार रहा है और ऐसा किरदार रहा है इंतहाई
यानी बदबख्ताना किरदार रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान तबाही और बर्बादी का शिकार हो गया। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब उनके दौरे मणिपुर की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि 1 महीने बाद वो जारिया माह के अवाखिर में मणिपुर का दौरा करने वाले हैं। आरएसएस उसका खैर मकदम कर रही है। अब अंदाज़ा कीजिए कि जो शख्स मणिपुर की तबाही और बर्बादी पर अपना मुंह नहीं खोल सकता और 79 डेज उनको लगे हैं अपना मुंह खोलने के लिए, तो ऐसे शख्स से क्या उम्मीद की जा सकती है। और एक अहम बात आपको बता दूं कि पंजाब, उसके बाद आप देखेंगे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वगैरह में जिस तरह तूफानी बारिश आई सज्जाद साहब, वहाँ पर बेशुमार लोग हलाक हुए, बेशुमार मवेशी हलाक हुए, यहाँ तक कि पंजाब से मवेशी बहकर पाकिस्तानी पंजाब में दाखिल हो गए। तो और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पर ये 3 रियासतों में बेशुमार ब्रिजेस यानी ज़मीन दोष हो गए, यानी गिर गए, मुनहदिम हो गए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ का दौरा करना गवारा नहीं किया। अब बेचारे अब वोटिंग के बाद जो है वो वहाँ पर जाने वाले थे। तो बहरहाल एक बात रही। दूसरी अहम खबर नाज़रीन, आपको बता दूं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को आज भी दुनिया याद करती है। वो कहाँ है, किधर है, लेकिन हमारी जो राह है, या फिर आप देखेंगे कि दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनका कहना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, यानी डॉन पाकिस्तान में मुकीम है, लेकिन बम्बई में भी एक डॉन है जो काम कर रहा है। और आपको ये बता दूं कि ये इस डॉन ने किसी का कत्ल नहीं किया है, इस डॉन ने कोई रैंसम जो मनी होती है वो नहीं मांगी है, लेकिन इसका खौफ ये है कि अगर बॉलीवुड में किसी को कामयाब होना है तो इस डॉन का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और वो डॉन है कोई और नहीं बल्कि आप समझेंगे कि बादशाह खान होंगे। बादशाह खान ऐसे नहीं है, वो बेचारे बहुत ज़्यादा डरते हैं। जबकि हम डॉन की बात करते हैं तो वो है सलमान खान। सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि वो बॉलीवुड के डॉन है और उनके इशारों पर किसी को कामयाबी मिलती है तो किसी को नाकामयाबी मिलती है। यानी डायरेक्टर भी अगर किसी को साइन करते हैं तो उनके इशारे पर करते हैं। लेकिन सलमान खान ने बिग बॉस के जो हालिया सीरीज है उसमें वाज़े तौर पर कहा कि मैं किसी के कैरियर को तबाह नहीं करता और ना ही बनाता हूं। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि सलमान खान खैराती यानी चैरिटी के बहुत काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। अगर कोई फिल्म स्टार चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट क्यों ना हो बीमार पड़ जाता है तो उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं, उसके लिए रकम रवाना करते हैं, उसके इलाज मुआवजा करवाते हैं और सेहतमंद होने के बाद उसे मज़ीद रकम देते हैं। ये सलमान खान की खूबी है। बिग बॉस 19 की हालिया किस्त में शहनाज गिल से सलमान खान ने कहा कि वो किसी किसी का कैरियर ना बनाते हैं और ना बिगाड़ते हैं। शहनाज गिल ने अपने भाई शहबाज बदीशा को वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर मुतारिफ करवाया और कहा कि मैं एक गुजारिश लेकर आई हूँ। सलमान खान से उन्होंने कहा आप इनके कैरियर को बनाइए। तब उन्होंने कहा कि कैरियर बनाने वाला तो मैं कहाँ हूँ, कैरियर बनाने वाला तो ऊपर वाला है। तो सज्जाद साहब, आप क्या समझते हैं कि सलमान खान हकीकत में बॉलीवुड के डॉन हैं? देखिए, फ़िलहाल तो जो है अगर हम जो है इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में फॉलोअर्स की बात करेंगे, इंडिया में सोशल मीडिया पे मकबूलियत की बात करेंगे, जी, इंडिया में सोशल मीडिया में व्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो सलमान खान के व्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है होते हैं। सलमान खान को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इस मुल्क में और उनकी मकबूलियत अपनी इंतहा पे है। लेकिन दूसरी अहम तरीन बात ये भी है कि सलमान खान पे इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो किसी को प्रमोट करना चाहें, किसी को जो है किसी के कैरियर को जो है आगे बढ़ाना चाहें तो उनके लिए 2 मिनट का काम है। वो मतलब देखिए उनका बॉलीवुड पे इंडस्ट्री पे पूरा का पूरा गिरिफ है। आप देखिए बड़े बड़े प्रोग्राम चाहे वो टीवी के हों चाहे जो है फिल्म में हों, बड़ी बड़ी बजट की फिल्में हों, वो बनती हैं सलमान खान की जो है बैनर तले या सलमान खान की पुष्पनाही में वो बनती हैं। अब बिग बॉस ही को देख लीजिए, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, टीवी शो है एक बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा जो है इस प्रोग्राम की मकबूलियत है और उसके बारे में कहा जाता है कि उसको स्पॉन्सर सलमान ही करते हैं। बहरहाल जो है और सलमान की वजह से जो है प्रोग्राम चलता है, सलमान के एंकरिंग की वजह से। बहरहाल जो कुछ भी हो, देखिए ये बातें
खुलेआम नहीं कही जाती कि हमने किसका कैरियर बनाया या किसका कैरियर डैमेज जी किया। हाँ जी हाँ। ये जो है पर्दे के पीछे की बात है। बिल्कुल, पर्दे के पीछे क्या है। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉन्स का सवाल है, अब एक डॉन का और ज़बरदस्त यानी उनकी शोहरत बढ़ती जा रही है, और वो डॉन कोई और नहीं बल्कि मुखालिफिन उन्हें इसलिए डॉन कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में एक बहुत अहम यानी मुकाम रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के डॉन हैं, और अब तो यह हाल ये हो गया है कि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत भी उनसे डरने लगे हैं। इसी वजह से आपने देखा कि किस तरह पहले मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल उम्र के जो हो जाएं उन्हें शाल उड़ाई जाती है, शाल पोशी की जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि वो अपने घर वापस हो जाएं। और उसके बाद उन्होंने हालिया अरसे के दौरान अपने लेक्चर सीरीज़ में कहा कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि किसको सबकदोश होना चाहिए, किसको सबकदोश नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ताकत का अंदाज़ा कीजिए, और वो किस तरह बीजेपी के डॉन बन गए हैं उसका अंदाज़ा कीजिए कि अब मोहन भागवत भी डरने लगे हैं, और उन्होंने कह दिया है कि मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं कि किसको सबकदोश होना चाहिए। तो बहरहाल सितंबर आ गया है। 17 सितंबर 1950 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पैदाइश हुई। अब वो 17 सितंबर 2025 को पूरे 75 साल के हो जाएंगे, और इस ज़ईफ़ुल उम्री में भी वो ओहदे वज़ारत-ए-आज़मा से चिमटे रहेंगे, इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। और मोहन भागवत भी अब रिटायर्ड होने वाले नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी खबरों का सवाल है, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हो रहा है। ताहम हम अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों को कभी फरामोश नहीं करते, और आज भी आपको बताते हैं कि किस तरह इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है, और दूसरी तरफ जो बैनुल-अक़वामी जो इमदादी कश्ती जो आ रही थी उसको ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। और आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जालिम कितने ख़तरनाक हैं, कितने इंसानियत के दुश्मन हैं कि वो भूखों को खाना ले जाने वाली कश्ती को भी निशाना बना रही है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।